वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स को लेकर चल रहे थे। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। क्लास नंबर 2 थी हमारी उस समय। और आज जो मैंने बोला था कि सेकंड पार्ट रहेगा उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज उम्मीद करता हूँ हमारी राष्ट्रीय आय कंप्लीट हो जाएगी और आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और शायद बहुत अच्छी जानकारी भी मिलने की संभावना है, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बड़े अच्छे से समझा था जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फिर हमने बताया था कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें थी हमारी लास्ट लेक्चर संबंधित। अब इसको आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को करने के क्रम में हम लोग को कुछ नई नई जानकारी निकल के आएंगी, तो उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूपीएससी के प्रश्न से। और बहुत ही आसान और बेहतरीन प्रश्न है 2022 का यूपीएससी का। और बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपको जानकारी, नई जानकारी आपके सामने ऐड होगी और इसको क्वेश्चन को करके आनंद भी आएगा। तो क्वेश्चन कहता है कि कौन कौन से क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक, ठीक है। अगर आप हिंदी टर्म के अलावा इंग्लिश को प्रेफर करेंगे तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आपको फायदा होगा। रियल सेक्टर इकोनॉमी किसे कहा जाता है, तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ। रियल सेक्टर ऐसी इकोनॉमी है जो किसी प्रकार का उत्पादन से संबंधित है। चाहे आप कृषि का उत्पादन करें, या आप किसी उद्योग धंधे में किसी वस्तु का उत्पादन करें, या फिर सेवाओं का उत्पादन करें। अगर आप कुछ उत्पादित करती है तो उसे रियल सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। और जो आपका जो नॉन रियल सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है, जिसे वित्तीय क्षेत्र का इकोनॉमी कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन करते हैं खाली। जैसे आपने एक बैंक से लेकर पैसा लिया और आपने किसी को दूसरे को उधार दे दिया, या किसी रिजर्व बैंक ने आपको छोटे बैंक को बैंक ट्रांसफर कर दिया पैसा, रुपया पैसा, या एक कंपनी से ट्रांजैक्शन दूसरे कंपनी ट्रांजैक्शन हुआ। यहाँ पे कोई उत्पादन तो नहीं हो रहा, बस करेंसी का आदान प्रदान हो रहा है। तो इकोनॉमी तभी आगे बढ़ सकती है जब आप किसी चीज का उत्पादन करें, ठीक है। आप खाली करेंसी रुपए का लेन देन करेंगे तो वो उत्पादन नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए जो उत्पादन की सीमा है, जैसे चाहे वो आप कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, इनमें कोई भी उत्पादन करते हैं उसे रियल सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इसमें हमें रियल सेक्टर इकोनॉमी को देखना है। किसान अपनी फसल काटता है, ये रियल सेक्टर में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े बदलना, ये भी रियल सेक्टर में आ जाएगा। अब देखिए थर्ड वाले ऑप्शन का देखिएगा, किसी वाणिज्यिक बैंक या किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आप कोई उत्पादन तो कर नहीं रहे हैं, खाली आप लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। करेंसी का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये आपका वित्तीय इकोनॉमी आएगा, ना कि रियल सेक्टर में। किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेशों में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना, ये भी आपका लेन देन से संबंधित है, ट्रांजैक्शन से संबंधित है, तो ये भी रियल सेक्टर इकोनॉमी नहीं होगी। तो ऑप्शन हमारे 1 और 2 ही सही हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा समय लिया, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। और ये ब्रीफली जो इसके नोट्स हैं ये हमने डिस्क्राइब कर रखे हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वही नोट्स के फॉर्मेट में आपके सामने है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों के बारे में अच्छे से बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, देखिए पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, ये आर्थिक विकास से संबंधित है, ठीक है। आर्थिक विकास वो विकास है जो जब देश की बढ़ती हुई जीडीपी या देश की बढ़ती इकोनॉमी का लाभ हमारे प्रत्येक नागरिक को मिलता है, उसे आर्थिक विकास कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दूसरा, जनसंख्या में परिवर्तन, ये भी आर्थिक विकास का प्रमुख कारक है। विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये भी सही है। तकनीकविद व नौकरशाह, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। इसके बारे में चीज़ों को ऐड कर रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको मैं एक ही लाइन में ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। जो मैंने बोला था ना, आर्थिक वृद्धि है आर्थिक विकास, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इसका परिचायक कौन सा है। अगर मैंने आपको पहले बताया जेड की देश की जीडीपी बढ़ रही है और उसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिल रहा है, तो आपकी आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि हो रही है। और वो आपको कैसे पता लगेगा कि प्रत्येक नागरिक को लाभ मिल रहा है, तो प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ रही है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, जैसे आपकी टोटल राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय है, और उसको देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे हम लोग, तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगा, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तभी आपको पता लगेगा कि उस देश की वृद्धि, आर्थिक वृद्धि हो रही है, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। सेम क्वेश्चन आपके लिए अगला है, ठीक है। इसको मैं सिंगल पेज में ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर
32 है, ठीक है। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसे के द्वारा प्रदान किया जाता है? मैंने आपको पहले बता दिया, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि अगर हो रही है तो यही आपके आर्थिक विकास का सूचकांक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ठीक है, तो सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी हो जाएगी? प्रति व्यक्ति उत्पाद। ये मैंने आपको 3 बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दिया है ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए अलग अलग तरीके से, ठीक है। और ये भी देख सकते हैं कि कितनी बार एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको समझ आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबंधित होता है? फिर से वही सेम प्रश्न है, तो प्रति व्यक्ति आय से। ओके ओके, इसको भी एक पेज में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, 1867 में 67-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया गया, मतलब किसके द्वारा इसका आकलन किया गया? तो सर्वप्रथम इसका आकलन किया गया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। उसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह आकलन किया गया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। अगले अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन सा था? ये उत्तराखंड का बहुत फेवरेट पैटर्न है इस प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला। तो इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस जी थे, और डॉक्टर डीआर गाडगिल व वीआरवी राव इसके सदस्य थे, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पीसी महालनोबिस, ठीक है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना तो किसके द्वारा की थी? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो ये किया गया था वी राव की जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? ठीक है, तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। पहले कौन सा जारी करता था? सीएसओ जारी किया करता था, लेकिन बाद में क्या हो गया, सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर, ठीक है, एक एनएसओ का गठन किया गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के गठन किया गया या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया। इसके द्वारा इसकी गणना की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित किसके द्वारा की जाती है? फिर से आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप घुमा के देखें, ये पहले इसके द्वारा की जाती थी, लेकिन वर्तमान में एनएसए के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा, लेकिन तत्कालीन अगर समय की अगर बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक। और एनएसओ कब गठन किया गया था? 2019 में किया गया था, ठीक है, एनएसओ का गठन। तो ये पुराना प्रश्न है, तो इस वजह से आपको इसका आंसर सी मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? ठीक है, तो पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको आप मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वर्तमान में कहेंगे तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ गई होगी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ क्या है? ठीक है, आधार वर्ष का अर्थ क्या होता है? ठीक है, पहला, जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना करने किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, वास्तविक जीडीपी, ठीक है। अब आप देखिए, आधार वर्ष बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब मान के चलता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एक पेन था, ठीक है, एक पेन जिसका मूल्य 2022 में 10 रुपये था, ठीक है, और 2023 में, ठीक है, एक ही पेन का उत्पादन हुआ, उसका मूल्य आपका 15 रुपये बढ़ गया, ठीक है। तो क्या आप बोलेंगे कि आपकी जीडीपी 5 रुपये बढ़ गई? ठीक है, तो 5 रुपये तो नहीं बढ़ी जीडीपी आपकी जीडीपी, ये खाली प्राइस बढ़ा है, जीडीपी नहीं बढ़ी। इसलिए आधार वर्ष लिया जाता है कि 2011-12 जैसे मान के चलो आधार वर्ष है, उसमें एक पेन का मूल्य कितना था, उसमें मान के चलो आपका मूल्य 5 रुपये था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जीडीपी क्या बढ़ी है, 5 से, फिर हर साल कितना बढ़ा है, उसका मूल्य काउंट करके फिर जीडीपी निकाली जाती है। तो इसके लिए आधार वर्ष बहुत आवश्यक है वास्तविक जीडीपी की गणना करने के लिए, ठीक है। और खाली कीमतें बढ़ना, प्राइस बढ़ना, तो वह वास्तविक जीडीपी नहीं होती है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नई जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदलकर कौन सा कर दिया गया? तो ये 2011-12 कर दिया गया है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई? ये पुराना आंकड़ा है, तब भी बिहार की थी सबसे कम वार्षिक आय, और आज भी बिहार ही की वार्षिक आय न्यूनतम आंकी जाती है, ठीक है। निम्न में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर गोवा हो जाएगा, ठीक है। ओके, भारत में ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्न में से कौन से कारक या कारण जिम्मेदार है? ठीक है,
तो देख लेते हैं कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं इसके लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये ऑप्शन ठीक है। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है। ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि जैसे आप गेहूं है मान के चलिए, अब किसान की गेहूं का मूल्य 10 रुपये होगा, लेकिन उससे बने हुए ब्रेड का मूल्य क्या हो जाएगा, कम से कम 20 या 22 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो विनिर्मित वस्तुओं का मूल्य ज़्यादा होता है प्राथमिक उत्पादों की तुलना में। ठीक हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तीसरा, उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारे तीनों के तीनों ठीक हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा ए ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का क्या कारण है। ठीक है, बचत और पूंजी निर्माण की दर बहुत ऊंची है, लेकिन फिर भी समृद्धि या वृद्धि दर क्यों कम होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यों, क्या कम होने का क्या कारण है। इसका है ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, पूंजी और उत्पाद का अनुपात बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये बचत दर हमारी वृद्धि दर कम होती है। ठीक, देखिए इसके बारे में सारी चीज़ें डिस्क्राइब की होगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, ओके। एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। एक्स देश किसी ऐसा देश जिसमें आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, कब होगी, जब एक्स देश में, देखिए विश्व अर्थव्यवस्था तकनीकी प्रगति होती है, उसका एक्स से कोई संबंधित नहीं है। एक्स में जनसंख्या वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली घटेगी, उल्टा हो जाएगा। एक्स में अगर पूंजी का निर्माण होता है तो क्या होगा, तो इसकी समृद्धि आवश्यक रूप से होगी। ठीक है, यूपीएससी का प्रश्न 2013 का। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आप बार बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो सर्वाधिक जो बचत क्षेत्र में योगदान करता है वो घरेलू क्षेत्र होता है। ठीक है, घरेलू क्षेत्र सर्वाधिक योगदान करता है। ओके, देखिए जो प्रश्न काल था, जो 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान का जो 2022 का भी जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे उसमें सकल बचत में सर्वाधिक योगदान घरेलू क्षेत्र का है। ठीक है, तो इसको आपको लेके चलेंगे। ठीक, टोटल अगर परसेंटेज में देखेंगे घरेलू क्षेत्र का 22.5% का हिस्सा है। ठीक है, ओके। भारत में बचत में भागीदारी के संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। ठीक है, तो ये आप देख लेते हैं, वही जस्ट अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो घरेलू क्षेत्र के वित्तीय एसेट्स की भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बचत में भागीदारी बढ़ी है, कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत में भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत में भागीदारी बढ़ी है। ये वर्तमान में 2022-23 के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। इसके बारे में डिटेल भी आपको मिल जाएगी, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, तो किसका योगदान सर्वाधिक हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका भौतिक परिसंपत्तियों का। ठीक है, भौतिक परिसंपत्तियों का योगदान इसमें सर्वाधिक है। ठीक है, ओके। भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय होता है। ठीक है, तो इनमें क्या है कि उनके क्षेत्रों के क्रम को हमें बताना है, सर्वाधिक फिर कम किस किस का होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो बचत का योगदान होता है वो होता है सबसे पहले गृहस्थ में। ठीक, सेकंड में निजी निगम क्षेत्र में। ठीक है, थर्ड में सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, और चौथे में सरकार का योगदान होता है। तो 1 2 3 4 ये क्रम में लगे हैं, ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा अंतिम प्रश्न जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय आय को लेकर चला था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा स्किप करने पड़े, क्योंकि वो बहुत प्रीवियस ईयर जैसे 2001 का 2002 का करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिनका वर्तमान से कोई लिंक नहीं है, इसलिए उनको हमने ड्रॉप कर दिया है और मुख्य मुख्य प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। इसी के साथ हमारा ये राष्ट्रीय आय का सेशन समाप्त होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा सतत आर्थिक विकास। ठीक है, सतत आर्थिक विकास को हम पढ़ेंगे और कुछ करंट की चीज़ों को भी हम करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और इस तरह से इकोनॉमिक्स का क्लास को हम लेके बढ़ेंगे। आपका सहयोग बहुत वांछनीय है। ठीक है, तो हम इसको आपका सहयोग के बिना ये क्लास नहीं चल पाएगी। ठीक है, अपने जितने ज़्यादा मित्रों को इसमें उनको लाभ हो उनको समझाइए और उनको अटेम्प्ट करवाने का प्रयास करिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।